अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। हमने देखा कि एलओसी के ऊपर भारत की जानिब से एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी की गई और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। भिम्बर सेक्टर के ऊपर भारतीय जारियत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में 7 हमारे फौजी जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। कोई पहला वाक़या ये भारत की तरफ से नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और इससे पहले अगर हम बात करें इस रवां साल के हवाले से भारत की जानिब से 222 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, 38 मरतबा वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी की गई, जबकि 183 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से। इससे पहले भी भारत की तरफ से इस तरह के इकदाम, इस तरह की जो जुनूनियत का मुजाहरा किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर इस खत्ते के अंदर 2 एटमी ताकतें मौजूद हैं और बजाय अमन के भारत हर बार इश्तियाल अंगेजी का जो इस्तेमाल है वो करता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर यकीनी तौर पे जब ये इश्तियाल अंगेजी, ये जुनूनियापन का मुजाहरा किया जाता है, इस पर पाक फौज की जानिब से भी मौसर कार्रवाई की गई और पहली मरतबा भारत ने न सिर्फ फायरिंग बल्कि तोप खाने का भी इस्तेमाल किया। ऐसी सूरत हाल के अंदर आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और जिस ब्रीफिंग में जनरल राहिल शरीफ ने इस बात का फैसला किया है कि जो भी अगर इस तरह की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की गई तो उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी भारत की तरफ से कभी सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा तो कभी अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान पर अनदेखे इल्जामात की बौछार जारी रही है और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी बरादरी में भी जहां मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जा रही है, उस पर भी बैनुल अक़वामी बरादरी को इस तरह की ब्रीफिंग दी गई, इस तरह से मंजरनामे, इस तरह से मंजरकशी की गई कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी इस मौक़िफ़ के ऊपर खामोश नजर आती है, होंठ उसके सिले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मौसर कार्रवाई और जो हमारे अफवाज हैं, हमारी पाक फौज है, पाक अफवाज, उसकी जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई भी की गई जिस पर भारतीय बंदूकें खामोश हो गई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि पाकिस्तान में सी पैक का आगाज हो गया है और गुज़िश्ता रोज ही गवादर पोर्ट से पहला बहरी जहाज चाइना बॉर्डर से जो सामान आया था उसको लेकर रवाना हुआ है। उससे एक दिन पहले शाह नूरानी पे 52 अफराद की जो शहादत हुई, जो लोग इसमें जाबाहक हुए, उसकी भी हर तरफ से भरपूर मजम्मत की गई। और दूसरी तरफ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज इस इफ्तिताह के बाद आज ही जो वर्किंग बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको हॉट कर दिया गया, यानी बॉर्डर्स को हॉट कर दिया गया। क्या ये कोई भारतीय साजिश है कि तमाम तर सूरत हाल पर से पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए और फिर दोनों एटमी ताकतें जब मौजूद हैं तो क्या मामलात को बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता? क्या भारत इसी बारे में, क्या मोदी सरकार इसी बारे इस चीज की ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह की हमने देखा कि जारहाना अंदाज अपनाया गया है, क्या उसी जारहाना अंदाज से मोदी सरकार मामले को आगे लेकर चलना चाहती है? इस सब मौजू पर आज हम बात करेंगे और अपने जो पैनलिस्ट, जो मेहमान हैं, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद साहब कि आप मेरे साथ शो में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तज्जिए के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब फॉर बीइंग विद मी। और भारत से मेरे साथ मौजूद होंगे, मुझे ज्वाइन किया है भारतीय दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका राज कादियान साहब। मैं सबसे पहले जाहिद मुबशिर साहब आपकी तरफ में आता हूं और आपसे जरा जानना चाहता हूं कि ये जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, एक रोज पहले ही इस सी पैक के इफ्तिताह के बाद जो मगरबी रूट से काफिले आए, उससे एक रोज पहले शाह नूरानी में हमला हुआ, दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, उसके बाद आज बॉर्डर्स को हॉट कर दिया गया है। भारतीय जो जाहरियत है वो क्यों भारत इस अंदाज पर उतर आया है कि किसी भी तौर पे बातचीत का सिलसिला तो एक तरफ आपसे बंदूक का सहारा लेना चाह रहा है भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जितने भी वाकयात का जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये इंसिडेंटल नहीं है, ये एक प्लान के तहत हो रहा है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। देखें, कश्मीर में आज मेरा ख्याल है कर्फ्यू का 121वां दिन है, विच इज द लॉन्गेस्ट कर्फ्यू इन हिस्ट्री। और उधर जो लोग हैं वो शहादतें पेश कर रहे हैं, 115 लोग शहीद हो चुके हैं और लोग अपने शहीदों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं। पाकिस्तान का परचम पूरी वैली में लहराया जा रहा है। तो ये हालत तो है कश्मीर में, और ये एक उनकी ये लोकल मूवमेंट है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं।
इधर सी पैक जो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है लोग, और सी पैक के होने से खुश नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर थी कि ये तो काम शुरू हो गया है, वो भी आ गया। अभी आपने देखा धमाके हुए, और बलूचिस्तान में खास तौर पे, और मैं भारत का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भारत ने अल ऐलान ये बात की है। भारत के वजीर आज़म, नोबडी लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी तकारीर में जिक्र किया कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है और नॉर्दर्न एरिया से लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? तो ये मूवमेंट जो वो कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की बलूचिस्तान में, उसकी कड़ियां मिलती हैं। ये जो पिछले एक दिन में जो वाकया हुआ हब में, जहां 66 से ज्यादा शहादतें हुई, उसकी कड़ियां मिलती हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से कोयटा में, जहां काफी सारे ट्रेनिंग करने वाले लोग शहीद हुए, और इसकी कड़ियां मिलती हैं बाकी धमाकों के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये सारा एक वेल प्लान्ड काम है। उनको एक आंख नहीं भा रही भारत को। वो चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो, दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटा दी जाए, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट कर दिया जाए। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट होगी तो उसका असर तो कश्मीर का तो और सामने आएगा, कश्मीर का तो बात और खुल के सामने आएगी। पाकिस्तान हर वक्त उनसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब भी कोई बातचीत होने लगती है तो आप देखते हैं या उड़ी हो जाता है या पठानकोट हो जाता है, और कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता है बातचीत को खत्म करने के लिए। ठीक है जी, जाहिद मुबशिर साहब, आपका स्टांस मेरे पास आ गया। मैं इससे पहले कि जाहिद हामिद साहब आपका मैं तज्जिया लूं, मैं इस वक्त जरा राज कादियान साहब से जरा उधर का स्टांस ले लेता हूं, देन आई विल कम टुवर्ड्स यू। राज कादियान साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि कोई 222 मरतबा ये लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ वर्क की बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की गई है। दोनों ममालिक एटमी ममालिक हैं। आप नहीं समझते कि मोदी सरकार जो है वो बंदूक के बजाय बातचीत से अगर मामले को हल करे तो इस खत्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा, बावजूद इसके बजाय इसके कि दहशतगर्दी की जिस कार्रवाइयों में, जिसमें हमारे पास बलूचिस्तान में जो सबूत हमारे पास आए वो सबूत सबके सामने आ गए, फिर बॉर्डर्स को हॉट कर दिया जाता है। तो आखिर बातचीत के बजाय भारत इस चीज के ऊपर क्यों तुला हुआ है कि जंग बंदी हो जाए, कभी स्ट्रैटेजी स्ट्राइक की बात कर दी जाती है? तो ये सब कुछ क्यों है भारतीय हुकूमत की तरफ से? फरीद, आपको और आपके बाकी पैनलिस्ट को मेरा गुड इवनिंग है। देखिए, दोनों देशों को अंग्रेजों से आजादी मिले 70 साल होने वाले हैं। उन दिनों जब 47 में आजादी आई, हम में से कुछ लोग पैदा नहीं हुए थे, कुछ लोग बहुत छोटे थे। हमारी पूरी पीढ़ी 70 साल निकल गई और ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हम नहीं सुलझा पाए। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो शायद अगली पीढ़ी को भी हम हालात दे के जाएंगे, वो भी नहीं सुलझा पाए। दोनों मुल्कों में एक जैसी समस्याएं हैं, मसले हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, इलिटरेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत अच्छी बात होती दोनों मिल के साथ चलते और बड़े अमन के साथ दोनों आवाम जो है दोनों देशों में उनकी प्रोग्रेस हो। अब रही बात सीज फायर लाइन की वायलेशन की, एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ नजरिया है। जो फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, आप जो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा सीज फायर को वायलेट करता है, हमारे फिगर इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बात फर्क नजरिए का है, फर्क सच्चाई का नहीं। सच्चाई कहां है ये तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन ये बात जाहिर है अगर आप कहो कि हम कोई ना कोई बहाना, जैसे जनरल साहब ने बोला, मैं उनकी इज्जत करता हूं बासिर साहब की, कि कभी हम पठानकोट का बहाना ढूंढ लेते हैं, कभी हम उड़ी का बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर आप उसको बहाना कहो तो ये तो हमको सुन के दुख होता है। फिर तो आप बॉम्बे को भी बहाना कहोगे, जहां हमने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, 2 साल रखा, उसको भी आज तक आपने नहीं माना है। तो वो एक गांव की कहावत है कि 2 शराबी शर्त लगा बैठे शराब पी के, एक ने कहा बकरी की 4 टांगे, दूसरे ने कहा 3 है। एक और आदमी जो सुन रहा था वो 3 वाले के पास आया, उसको कहा देखो तुम शर्त मत लगाओ, तुम हारोगे क्योंकि 3 टांगे होती। बोलता वह हारूंगा जब मैं मानूंगा। तो सवाल मानने वाला है, सच्चाई का सवाल नहीं। आप अगर ये कहते रहे कि उड़ी भी एक बहाना था, पठानकोट भी, दीनानगर भी बहाना था, तो ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली। जहां तक बातचीत का सवाल है, 2 पॉइंट और मैं बोलूंगा। जहां तक बातचीत का सवाल है, मैं समझता हूं जितनी कोशिश हिंदुस्तान ने करी है पाकिस्तान से बातचीत करने की, कोई देश इतना बड़ा नहीं करेगा। और खासकर मोदी सरकार न आने के बाद, वो तो लाहौर तक गए, उन्होंने रिस्क लिया।
एक मिनट कादियान मैं साहब, बोल दूं। लेकिन देखे ना, पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा बातचीत के हवाले से। पाकिस्तान, आप इस चीज को तो मानेंगे कि पाकिस्तान में नहीं। बड़ा सेंसिबल तरीके से प्ले किया जाता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। उसके बावजूद भी कभी हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में कि हमारे यहां ये हो गया तो फौरन से हमने कहा जी भारत मुलव्वस है। भारत में अनफॉर्चुनेटली हम बात करना चाहिए, हमें रियलिस्टिकली, हमें नजरिए को, तमाम चीजों को, सबको बलायताक रखते हुए, ठीक है एक बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कभी भी भारत में कोई भी वाकया होता है उसका 2 मिनट बाद इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है कि जनाब यहीं से दरअंदाजी हो रही है। क्या वो फैक्ट्स आपके पास आते हैं? क्या वो प्रूफ्स आपके पास आते हैं? नहीं आते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। फरीद, जहां तक बातचीत का पहले आपने जिक्र किया, पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है गन कंधे पर रखकर। हिंदुस्तान कहता है बातचीत जब भी हो सकती है जब आप अमन से बात करें। बात में टेरर जरूर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान को जितना नुकसान टेररिज्म से पहुंचा है, और आपका ये कहना है कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है, सही बात है। लेकिन अगर आप कांटेदार झाड़ियां अपने आंगन में बोएंगे तो कभी ना कभी कांटा लगेगा। ये दहशतगर्दी आप लोगों की पैदाइश है। आपने चाहे वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन ये तो तारीख इसकी गवाह है कि ये अगर आपने ये पाले हैं तो कभी न कभी नुकसान आपको भी होगा। वो हो भी रहा है। हमें सर, अफसोस तो की कांटे बात तो है भारत आपके में भी स्कूल है के ना। बच्चे में। ये नॉन स्टेट सर, देखे ना, मैं फिर आपकी इस बात पे, ऐसे एलिमेंट्स अगर आप बात करते हैं तो कोई नहीं ओन करता ना। भारत के अंदर क्या ऐसे एलिमेंट्स नहीं है? क्या भारत में इस तरह के कांटे नहीं है? क्या भारत को इस तरह की चीजों का सामना नहीं है? तो क्या उसको स्टेट सपोर्ट कर रही है? आप ये मानते हैं क्या उनको भी, क्या भारतीय सरकार सपोर्ट करती है? तो सर ये तो ना कहना, ये एलिमेंट्स तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो हर जगह हैं, हर मुल्क में होते हैं इस तरह के एक्टर्स। उनके खिलाफ पाकिस्तान जिसने जो कुर्बानी दी है, पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रहा है, जिस तरह की बातें कर रही है, हमारे हजारों सिविलियंस ने, फौजियों ने इसके ऊपर जाने कुर्बान किए। तो सर ये इस चीज के ऊपर तो आप इस तरह से ना कहें, यानी ऐसे एलिमेंट्स तो आपके यहां भी होंगे, तो क्या आप उसने सपोर्ट करते हैं उन्हें? फरीद साहब, बात फिर नजरिए की है। ये आपका नजरिया है कि हिंदुस्तान भी दहशतगर्दों को ट्रेन करता है, पैदा करता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, लेकिन हम इसको सच्चाई नहीं मानते हैं। आप जरूर माने, वो आपका हक है। मैं सर आप भी तो बात कर रहे हैं ना, आपने मुझसे बात कही तो मैंने भी तो आपको माजरत के साथ, सर कतई कलामी की माजरत, लेकिन आपने जो बात की तो मैंने भी उस चीज को कहा ना, आप उसको ओन नहीं करते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम उसको ओन कर ले। सर फरीद, आपने खुद कहा, जनरल साहब ने कहा कि इसके ऊपर आपने कहा शुरू में कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई तवज्जो नहीं देती है। अगर पाकिस्तान जो कह रहा है उसके क्लेम में सच्चाई होती तो क्यों नहीं तवज्जो देंगे? वो जानते हैं कि सच्चाई नहीं है। आप उसामा बिन लादेन को किसने छुपा के रखा, जो अमेरिकन का नंबर 1 एनिमी था? आप उनसे इमदाद भी लेते रहे और उसको छुपा के भी रखा। ये बात नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं था, शायद पता था पहले भी, लेकिन जब तक उनको अपनी जरूरत थी, डिप्लोमेसी तो सेल्फिश होती है हर देश की, चाहे वो कोई सरकार आए, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। सर मैं जरा इस चीज के ऊपर, हम इस चीज के ऊपर साइड पे निकल जाएंगे, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा इस चीज के ऊपर मजीद इसको जरा आगे बढ़ाएंगे। हम अगर एक ही पॉइंट पे स्टिक करे रखेंगे तो बात वहीं पे जो है वो आर्ग्यूमेंट चलती रहेगी। ज़ाहिद आमिद साहब, आपकी तरफ आता हूं। सर जिस तरीके की जो एलिमेंट है, जिस तरह से राज कादियान साहब कहते हैं कि बात है नजरिए की इस चीज के ऊपर, तो सर ये जो मामलात इस चीज के ऊपर है, भारत इस चीज को एक्सेप्ट करता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुलभूषण यादव जिसका मामला, जिसके डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में दिए गए हैं, यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा रॉ का नेटवर्क तो पकड़ा गया। भारत की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बलूचिस्तान में रही और पाकिस्तान ने उसका सबूत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया। उसके बावजूद अब आपके नजदीक ये जो शरंगेजी है, जो बॉर्डर्स हॉट करने की बात है, इसके पीछे आप अवामिल क्या देख रहे हैं? सर देखिए फरीद, यही बात हम आपको एक दफा पहले कहते चले कि इट इज शेमफुल, एक्चुअली इट इज डिस्गस्टिंग कि किस बेशर्मी से हमारे इंडिया से मेहमान जो है वो झूठ बोलते हैं। वी थॉट कि दे विल बी सीनियर ऑफिसर्स, दे विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ, दे विल बी एक्सेप्टिंग द रियलिटी, बट दिस इज डिस्गस्टिंगली शेमफुल। क्योंकि जिस तरीके से मुक्ति बहानी को इन्होंने सपोर्ट किया 71 में पाकिस्तान तोड़ने के लिए, सारी जिंदगी डिनाई करते रहे कि हमने कोई मुक्ति बहानी और बनाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की। अब नरेंद्र मोदी ने एक्नॉलेज किया है कि मुक्ति बहानी वाज क्रिएटेड बाय इंडिया। होता क्या है कि ये उस वक्त झूठ बोलते हैं, एंड व्हेन दे आर कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, रेड हैंडेड, स्मोकिंग गन, उसके बाद ये आके डिनाई कर, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। कुलभूषण यादव, एज यू वेरी राइटली सेड, बलूचिस्तान में देयर मंकीज विद अस, इनका बंदर तो हमने पकड़ा हुआ है। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी
ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि अजीत कुमार डोवल ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एक 4th जनरेशन वॉर कर रहा है यूजिंग द टीटीपी एंड द बीएलए। नरेंद्र मोदी कह चुका है कि वो बलोचिस्तान को अलग करना चाहता है, और उसके साथ साथ इंडियन मिनिस्टर कह चुका है कि ही इज गोइंग टू फाइट पाकिस्तान टेरर थ्रू टेरर। दैट मींस कि हम अगर कश्मीर को सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान में इंसर्जेंट एलिमेंट्स को करेंगे। सो दैट इज द बैकग्राउंड। कमिंग टू द लेटेस्ट इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त यहां पर ये आप ये नोट करेंगे एक पैटर्न कि इंडिया जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पर्टिकुलरली हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की बात करता है या लिमिटेड वॉर शुरू करता है, उसके पीछे बड़े क्रिटिकल रीजंस होते हैं। और पाकिस्तान में पिछले दिनों जो 4-5 बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, दुनिया में हो रही हैं, दे आर द रीजंस। लेट मी डिफाइन, एक एक जल्दी से मैं डिफाइन कर दें। नंबर 1, कल नवाज शरीफ के खिलाफ केस लगा हुआ है, और अब एक डिफाइंड पैटर्न है कि जब नवाज शरीफ, जो इनका एसेट, ये खुद कह चुके हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है नवाज शरीफ पे, जब वो ट्रबल में आता है, मुसीबत में आता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो जाती है या पाकिस्तान के अंदर कोई मेजर दहशतगर्दी होती है। दूसरा एलिमेंट कश्मीर का है। कश्मीर इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर देम, जिससे फ्रस्ट्रेटेड है। एक्सक्यूज मी। नंबर 3, नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुल्क में टर्मोइल क्रिएट कर दिया है बैंक नोट्स चेंज करके, जो, और वो एक ऐसा सोशल अपहीवल है कि खुद आज मोदी ने कहा है अपनी कौम से कि मुझे टाइम दो क्योंकि सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। एंड 4th इज ट्रंप अमेरिका में इलेक्ट होके आया है जिसकी वजह से इंडियंस नाउ आर फीलिंग कि अमेरिका में एक एलाई उनका आ गया है कि वो उसकी बेस पर पाकिस्तान के खिलाफ अब एक एग्रेसिव पोस्चर ले सकते हैं। ये 4 बड़े एलिमेंट्स हैं विच आर कंबाइनिंग टुगेदर, जो आपको फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नजर आ रही है। ठीक है, आपने कहा कि ये 4 एलिमेंट्स है। मैं इसके ऊपर एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूं। ब्रेक लेने के बाद जरा आऊंगा तो फिर अपने मेहमानों से इस पर मजीद हम बात करेंगे इस सारी सिचुएशन के ऊपर कि अगर ये सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल चलती रही, क्योंकि इस रीजन के दोनों एटमी पावर्स हैं, एटॉमिक पावर्स हैं दोनों ममालिक, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो फिर इसकी रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, खत्ते को इससे कितना असर पड़ेगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर कहां पर कौन गफलत से काम ले रहा है। भारत अभी तक इस बात को नहीं समझा है कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से मसला हल नहीं हो सकता है। कमर्शियल ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद मुबशिर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने ब्रेक पर जाने से पहले जाहिद आमिर साहब ने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कादियान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, आप मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर इसी तरह से अगर जो भारत की तरफ से जिस तरह से गैर जिम्मेदारी का और जिस तरीके से LOC की खिलाफ वर्जी की जाती रही है माजी में भी और अब भी इसका सिलसिला जारी है, आपने खुद ही जिस तरीके से कहा कि 121वां दिन है और तवील तरीन कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। सर, दोनों ममालिक की एटमी कुव्वतें हैं, अगर किसी भी तरह की कोई मिसहैप होता है तो फिर इस खत्ते के अंदर पीस और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि राज कादियान साहब क्या कहते हैं कि भारत कई बार जो है वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की तरफ हाथ उसने बढ़ाया है, कई बार मुज़ाकरात के लिए कहा है, लेकिन सूरत हाल तो बरक्स नजर आती है। बिल्कुल देखिए, मैं राज कादियान साहब से नहायत अदब के साथ चंद सवालात करना चाहता हूं। आप देखें कि जो अब 2 कश्मीर के जो 2 हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास है, एक हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत है। आप देखें कि वो दुनिया की सबसे बड़ी छावनी है। क्या वो इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट अपराइजिंग है पिछले 3-4 महीने 121 दिन, इसमें 115 लोग शहीद हो चुके हैं? क्या वो ये डिनाई कर सकते हैं कि वहां पाकिस्तान का झंडा लोग लहराते हैं, पाकिस्तान के झंडे में वो अपने शहीदों को दफन करते हैं? ये तो अनडिनाइबल बातें हैं। ये समहाउ द अदर, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं। अगर वो इनके अपने लोग हैं तो क्या पैलेट गन से उनको अंधा किया जाए, उनके नौजवानों को मारा जाए, उनके अस्पतालों में जा जाके फायर किया जाए, घरों में जा जाके इज्जतें लूटी जाएं? क्या इसी का नाम जमहूरियत है? ये पहली बात तो ये है। दूसरा, आप पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ आ जाएं, ये उंगली उठाएं, कभी वहां कर्फ्यू लगा, कभी वहां लोगों को मारा गया, कभी वहां हमारी कितनी फौज वहां, इनके तो हर 15 लोगों पर एक सिपाही मौजूद है। तो मैं कहता हूं कि बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें तो आप छोड़ दें, हम बड़ी बात करते हैं। देखें, अगर ये उस मुल्क को उसको अपना हिस्सा समझते हैं तो क्या ऐसे अपने लोगों को मारा जाता है? क्या ऐसे उनको शहीद किया जाता है? और फिर देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है।
ईसाई महफूज नहीं है, दलित महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है। और मुझे बताएं कौन महफूज है? ये मोदी साहब की हुकूमत जब से आई है ये तो एक अजीब अफरा तफरी का आलम हो गया है। मैं समझता हूं ये एक स्टेट टेररिज्म है। हर आदमी को उन्होंने खौफजदा किया हुआ है। इनके अपने लोग, कितने लोगों ने मेडल वापस किए, कितने लिखने वालों ने, कितने सोच विचार करने वालों ने अपने मेडल वापस कर दिए हुकूमत को एज ए प्रोटेस्ट। तो ये क्या हो रहा है? देखें, अगर ऐसे ये मुल्क को चलाएंगे, ये बहुत बड़ा मुल्क है खित्ते का, इनको तो इस खित्ते में अमन का जामिन होना चाहिए। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इनके सामने हथियार डाल दे तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। ये कहते हैं ना पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहता है गन कंधे के ऊपर रखकर। भाई गन तो इन्होंने कंधे पर रखी हुई है। ये रोज एलओसी पर फायर करते हैं, रोज लोगों को, इनोसेंट सिविलियंस को मारते हैं। ये अभी पहली दफा इस स्पेल में 7 फौजी शहीद हुए हैं, वरना तो इनका निशाना सिविलियंस होते हैं, गांव पर फायर करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि ठंडे दिल से सोचें और मोदी साहब को समझाने की कोशिश करें कि देखें ये 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं, ये नेपाल और भूटान की बात नहीं हो रही। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात करें और अपने बुजुर्गों को याद करें। नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने तो वादा किया था कि प्लेबिसिट होगा। अभी आपको याद होगा अरुंधति राय पे जब मुकदमा कायम किया गया हुकूमत के खिलाफ जंग करने का, तो उन्होंने अपने मुकदमे के जवाब में कहा कि अगर मेरे पे ये मुकदमा करना है तो मरहूम नेहरू पर भी यही मुकदमा किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था जो बातें मैंने कही हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अपने इस्लाफ का ही ख्याल कर रहे हैं, हमारा ना करें, अपने इस्लाफ का ख्याल कर रहे हैं। बड़े लीडर क्या कहते रहे? ठीक है सर, मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, ये बातें आपने सुनी, रिस्पेक्ट तो मानना चाहिए हमें। वी शुड कॉल स्पेड ए स्पेड। यानी हमने ये बड़ी खूबसूरत जो बात की, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिद मुबशिर साहब ने जो बातें की, मैं सर जानना चाहता हूं कि सर क्यों नहीं आपने अपनी सरकार को समझाते, क्यों नहीं आप उन रियलिटीज को समझते, क्यों नहीं उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं जहां आपकी गलती, कम से कम गलती तो माने ना सर। देखिए, बहुत सारी बातें बीच में आ गई हैं। मैं आपको बता दूं, भारत एक बड़ा देश है, भारत में अलग अलग कल्चर हैं। एक सेकुलर कंट्री जो शायद आप नहीं पूरे तरीके से समझ पाएंगे, उसमें ऐसी अलगाववादी हरकतें होती हैं। हमारे पहले नागालैंड में भी हुई थी, मिजोरम में भी हुई थी, असम में भी कुछ ऐसे ही लोग थे। सब मसलों को भारत ने सुलझा लिया था, मौतें वहां भी हुई थी, कैजुअलिटीज वहां भी हुई थी। अगर कश्मीर का मसला नहीं सुलझ पाया तो ये आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या वजह है। वो वजह आप लोग हैं। आप बार बार कश्मीर का हमारे सर, एक मिनट सर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, लेकिन सर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर भारत ये कहेगा कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारा ही है, तो सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी करारदातें उसके तहत तो फिर भारत तो उनको भी डिनाई कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फोरम को भी डिनाई कर रहा है फिर तो। देखिए, जनरल साहब ने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की प्लेबिसिट की नेहरू ने बोला था, उसमें 2 शर्तें भी थी। उसमें यह भी था कि पाकिस्तान पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकाले और बात करें ना, बात करें, हम करते हैं। आप पढ़िए उसको। और दूसरी शर्त ये थी कि जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको निकाला जाए। जब आपने वो शर्तें ही नहीं मानी तो प्लेबिसिट कैसे होगा? तो ये तो आप वो फिर बात नजरिए कि आप अपने आर्गूमेंट देते जाएं, हम अपने आर्गूमेंट देते जाएंगे, कोई हल नहीं निकलने वाला। दूसरा, आपके पैनलिस्ट ने कहा, सर माफ करना मैं नाम पूरे तरीके से नहीं जानता, मुक्ति बाहिनी की बात की। वो खुद तारीख में जाना चाहते हैं, मुक्ति बाहिनी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानी भारत में आ गए थे, आप लोगों ने जब उनको मारना शुरू किया। ये तो आपके जस्टिस की रिपोर्ट है। 30 लाख लोगों को आपने कत्ल किया, 3 लाख आपने रेप किए। तो भारत कितने दिन सस्टेन करेगा उन 1 करोड़ शरणार्थियों को जो आ गए थे? भारत को तो कोई ना कोई उनको वापस भेजना था। तो उस बात को तारीख है, वो आप अपने जो नजरिए रखें, हम अपना रखें। एटॉमिक पावर की आपने बात करी, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं, सरताज अजीज भी कई बार बोलते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके देश की हिफाजत के लिए एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल करना जरूरी है तो जरूर करें, वो है ही आपके पास इसलिए। लेकिन मेरी राय है कि पहले नतायज के बारे में भी सोच लेना। ये रोज रोज वो खिलौना नहीं है कि आप उसको बार बार, भारत कभी नहीं रेटल करता है इनको। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन फिर नतीजा क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। आप लोग खुद समझते हैं, डिमोनेटाइजेशन हमारी इंटरनल मामला है। अगर आपको इसका दुख है तो मैं बता दूं क्यों दुख है। क्योंकि राज कादियान साहब,
राज कादियान साहब, हाँ। राज कादियान साहब देखे ना, बात तो ये हो ही नहीं रही। बात तो ये हो रही है कि जब बात अमन की आती है, जब बात डायलॉग की आती है, तो जनाब बराबरी की बात होगी ना। जो जाहिद मुबशिर साहब ने बात की है, हम भारत का डिक्टेशन तो नहीं लेंगे। वो डिक्टेशन अगर देना चाहते हैं तो पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है ना, जो उसूल हैं, जो तरीक़ाकार है, उस पर बात होगी ना। बात तो ये है कि जब एलओसी की खिलाफ वर्जी होगी, जब बॉर्डर्स को हॉट किया जाएगा, कुलभूषण यादव का मामला, क्या आप उससे इनकार करते हैं? कुलभूषण यादव के ऊपर से क्या कुलभूषण के खुद जो उसने बातें एक्सेप्ट की हैं पूरी दुनिया के सामने, वो सारी चीजें, क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है ही नहीं कि बलूचिस्तान में भारत इंसर्जेंसी करवा रहा है? आप अजमल के साहब को इनकार करते हैं? आप नहीं, हमने पहले अपना जवाब देना जी। सवाल का मतलब सवाल नहीं होता जी, जवाब तो सर ये देना। तो काउंटर क्वेश्चन हो गया ना। नहीं, क्वेश्चन का जवाब तो देना। आप, मैं नहीं मानता हूं आप यादव को कहते हैं नेवी ऑफिसर, वो नेवी ऑफिसर नहीं है। अब हम कहते हैं आपने उसको ईरान में वो काम कर रहा था कंपनी के साथ, वहां से पकड़ के ले आए आप उसको, ये हमारा नजरिया है। आप अपना नजरिया देते रहे। दुनिया अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, आप अपने अंदर जाको, क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात दुनिया? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं तवक्को नहीं रखते कि आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। आप आपके खिलाफ हो सकता है। आपसे हम ये तवक्को नहीं रखती कि आप झूठ बोलेंगे, अपने अफसर से भी मुकर जाएंगे और ये कहेंगे कि हम ईरान से उनको पकड़ कर ले आए हैं। आपको जेब नहीं देता, कोई सियासतदान कहे तो ठीक है, आप माशाल्लाह। और आपके डीजीएमओ कहते हैं कि हमने स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक साबित नहीं होती। तो फौजी तो ऐसा ना करे भाई, हमारी मजबूरी थी। फौजियों से हम ये तवक्को नहीं रखते सर, फौजियों से हम ये तवक्को नहीं रखते को इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे और बाद में पूरी कौम को एम्बैरस करेंगे। आपको अल्लाह के फजल से जुर्रत नहीं हो सकती सर्जिकल स्ट्राइक करने की पाकिस्तान में। पाकिस्तान नेपाल या भूटान या बर्मा नहीं है, ये पाकिस्तान है। तो नहीं हुई तो बड़ी अच्छी बात है जनरल साहब, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, आप मत मानो। लेकिन आपके हाफिज सईद साहब इसको बयान क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको सुन रहा हूं मैं, अब हम उनको जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करें। आपने फिर यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन क्यों करी कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है? P5 को कंप्लेन क्यों कर रखी भाई? है? हमने तो ये कह रहे हैं आपने आपने की है, हुई है नहीं है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की होती तो आपको जवाब मिल जाता, जैसे आज फायरिंग का जवाब मिला है सर्जिकल स्ट्राइक का। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज में ये अहकामात हैं कि जो लोकल कमांडर है वो जिम्मेदार है, वो पीछे नहीं देखता कि मुझे क्या अहकामात मिलने हैं। अगर उस पर फायर किया जाएगा, लोकल कमांडर खुद फैसला करेगा और वो उसका जवाब देगा। तो ये तो होना था, लेकिन हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ठीक है, आपने नहीं की। इस बात में मैं जाहिद हामिद साहब, हाँ बोलिए, अगर आप इस बात में खुश हैं जनरल साहब के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चले, बड़ी मेहरबानी फरीद, मैं आपको सुन काइंड ऑफ यू टू गिव अप। वो मामला खत्म है, वो तो हमारी मजबूरी ठीक है। जाहिद हामिद साहब, राज कादियान साहब एंड जाहिद मुबशिर साहब, चले जी, मैं दोनों को जरा करता हूं। मैं जाहिद मुबशिर साहब को एनालिसिस के अंदर लेकर आता हूं। जाहिद हामिद साहब, सिर्फ ये बताइएगा, एक और जो 4 एलिमेंट्स तो आपने गिनवाए, सर सीपैक का इशू भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज, क्योंकि उससे एक रोज पहले सीपैक के बिल्कुल इस बहरी जहाज के इफ्तिताह से जो कार्गो जा रहा था, उससे एक रोज पहले शाह नूरानी का वाकया हुआ, जो दरगाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ, 52 कीमती जानें जाया हुई। उसके दूसरे दिन एक बड़ा इवेंट था गवादर पोर्ट के ऊपर, वो इवेंट हुआ। और आज जिस तरीके से हमने देखा, उसके एक रोज बाद भी जिस तरीके से एलओसी के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। 4 पॉइंट्स आपने गिनवाए जो 4 इश्यूज थे। सीपैक का इशू भी ऐसा है जिसके ऊपर आप समझते हैं, क्योंकि राज कादियान साहब का तो खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नजरिए की बात है। वो कहते हैं कि ना आप माने ना हम मानेंगे चीजों के अंदर, लेकिन कुछ चीजें तो फैक्ट्स हैं, यानी वी शुड कॉल स्पेड स्पेड। जो फैक्ट्स हैं उन रियलिटीज को, कश्मीर के ऊपर जो रियलिटी है, कुलभूषण यादव की जो रियलिटी है, उसको तो भारत उससे डिनाई नहीं कर सकता। देखिए फरीद, ये बात जो बात पहले हमने आपसे कही थी कि जो कुछ ये सीपैक के खिलाफ कर रहे हैं वो एक लार्जर वॉर का हिस्सा है। दे कॉल इट द 4th जनरेशन वॉर। ये अजीत कुमार डोवल के अपने अल्फाज हैं। सो जिस तरह इनका कुलभूषण यादव द मंकी दैट दे हैव रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज, बात ये है कि इनके अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है कि इस वक्त एक न्यूक्लियर एज में ये न्यूक्लियर वॉर के थ्रेशोल्ड पर नहीं जाना चाहते। दे वांट टू मेंटेन अ वॉर थ्रू प्रॉक्सीज। और पाकिस्तान में टीटीपी के एलिमेंट, बीएलए के एलिमेंट
और इसके जरिए मीडिया एक्सेस का जो पाकिस्तानी मीडिया के एलिमेंट्स को, और अभी इन्होंने लंदन में कॉन्फ्रेंस करवाई है हुसैन हक्कानी और आयशा सिद्दीका जिसको लीड कर रहे थे, जिसमें इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान तक तकरीबन 100 के करीब सब नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट को इकट्ठा किया है, एक और लंदन कॉमरेड ग्रुप बनाया है और इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड सब नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो दे आर वर्किंग ऑन ऑल एक्सिस, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, फोर्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। सो नेचुरली इसके अंदर एक कैलकुलेशन होती है कि आप इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे नहीं जाने देंगे, एंड दिस इज व्हाट देयर कैलकुलेशन इज। लिहाजा ये आर्गुमेंट ही इस एनवायरमेंट के अंदर सुपरफ्लुइस है कि साहब न्यूक्लियर जंग हो गई तो क्या होगा। पॉइंट इज मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर जंग नहीं हुई, लेकिन आपने इराक, सीरिया, लिबिया और यमन को खंडर बना दिया। दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव विदाउट गोइंग इवन इनटू द कन्वेंशनल वॉर, यूजिंग द प्रॉक्सी एलिमेंट्स, यूजिंग मीडिया, इकोनॉमिक कोलैप्स, पाकिस्तान के अंदर सब नेशनलिज्म, सेक्टेरियन वॉर, इसके जरिए पाकिस्तान में इंप्लोजन कराया जाए। दैट्स द डॉक्ट्रिन, और इस डॉक्ट्रिन को ये पूरी तरह से डिप्लॉय कर रहे हैं। सीपैक इज वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यस, लेकिन ये जंग तो हमारे ऊपर पिछले 12 साल से जारी है। सो द पॉइंट इज कि अब आपके इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने खुद देख लिया द जेंटलमैन, ये शख्स जो आपने परली तरफ से बुलाया हुआ है ये मान के नहीं देगा। तो इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप इनकी दहशतगर्दी का इलाज यही करें कि इंडिया के अंदर लिटरल दहशतगर्दी करें, कश्मीरियों को मिलिटेंट कर आम करें, सिखों को मुसल्ला करें, खालिस्तान की तहरीक इग्नाइट करें, नक्सलाइट्स और माउस को इग्नाइट करें, सेवन सिस्टर स्टेट्स में बगावत बर्पा करें। इंडिया के अंदर वल्नरेबिलिटीज है, हमने अगर नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर नहीं सकते। जाहिद हामिद साहब तो ऑलरेडी इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तान वो तो इल्जाम ऑलरेडी हम पे लगाते हैं। फरीद कादियान साहब ने कहा ये तो अल्टीमेटली इल्जाम हमारे ऊपर और लगा रहे हैं। देखिए फरीद इल्जाम की बात नहीं है, बात यह है कि इल्जाम, देखिए बात यह है कि इल्जाम तो ये हमेशा लगाते रहेंगे, और जो जंग आपके खिलाफ हो रही है, बात यह है कि यू हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट। इस वक्त सबसे बड़ा टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है, अजीत कुमार डोवल है। अनलेस यू बर्न देयर होम दे विल नॉट स्टॉप बर्निंग आवर होम। इनके घर को आग लगानी पड़ेगी आपको। कोई डायलॉग से आप, कोई यूनाइटेड नेशंस के जरिए आप इन्हें कंटेन नहीं कर सकते। दीज आर रैबिड डॉग्स, बावले कुत्ते हो चुके हैं इस वक्त, एंड यू हैव टू बर्न देम। You don't negotiate with a bloody rabid dog. चले जी, मैंने एक ब्रेक लड़ी है। जाहिद हामिद साहब एक ब्रेक के ऊपर आते हैं, जरा सा थोड़ा सा इसको लोड आउट करते हैं, कुछ और मजीद बातों के ऊपर लेके जाते हैं। जरा सा एक कमर्शियल ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि अल्टीमेटली क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या बातचीत के जरिए मामला हल किए जा सकते हैं, मसाइल का हल है क्या। अगर दोनों ममालिक ऐसी सूरत हाल के अंदर मामला भड़क जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेंस होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो हालात बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों तरफ के जो लोग हैं, अवाम है, और खासतौर पे पूरा रीजन जो है वो कितने बड़े नुकसान का उसको सामना करना पड़ सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे इसको मज़ीद बात। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल जाहिद मुबशिर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं जरा टुवर्ड्स द एंड और कंक्लूजन इस चीज के अंदर कि अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मामलात है भारत के साथ बातचीत के हवाले से क्या किया जाए, किस तरीके से, और इंटरनेशनली जिस तरह की अगर इन्वॉल्वमेंट भारत के साथ है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि ये तमाम दुनिया इस चीज को बावर कर ले कि पाकिस्तान के अंदर भी इंसर्जेंसी हो रही है। देखें जी, मैं तो ये कहूँगा कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम ये कहना शुरू कर दें कि लेट अस गिव पीस ए चांस। हमें पीस को चांस देना चाहिए। हम टिट फॉर टैट नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान में लोगों को दाखिल नहीं करना चाहते। ये पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ है। जो कश्मीर में हो रहा है वो कश्मीर के लोकल लोग कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो जो बुरहान वानी है किसी तरह साबित कर दें कि वो पाकिस्तान था। 1 साल पहले उसका भाई शहीद हुआ, उसका बाप वहाँ हेडमास्टर है। वो सब लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग हैं, वो इनके अपने लोग हैं जिनको ये अपना कहते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन उन पर जुल्म करते हैं। अभी इनको समझाने की जरूरत है। भारत में भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, और मैं जनरल साहब की नहायत अदब के साथ दरखास्त करना चाहता हूं कि ये सीनियर एलिमेंट्स में शामिल हैं। देखो, फौज जो जंग के नुकसानात का फौजी से ज्यादा किसी को पता नहीं होता। जनरल साहब और मैं जानते हैं कि अगर जंग हो तो उसके क्या नुकसानात हैं।
कैसे? और अगर एटमी जंग हो, मैं एटमी जंग का तालिब इल्म हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि फिर तो वो कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो क्या हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते को इंसानों से पाक कर दिया जाए? कोई हम में से ये नहीं चाहता। तो हमारे पास ये मौका है, हमें मसाइल हल हो सकते हैं। हिंदुस्तान में जो सीनियर एलिमेंट है वो मोदी साहब को समझाए। मोदी साहब की बैकग्राउंड हम सबको पता है। वो 8 साल की उम्र में आरएसएस में चले गए थे, जो उनकी ट्रेनिंग हुई, जो गुजरात में उन्होंने किया। देखिए, वजीर आजम बनने से पहले उनका अमेरिका में जाना मुमकिन नहीं था, एम्बार्गो था, उनको वीजा नहीं मिलता था। तो इस जहनियत के लोग अनफॉर्चुनेटली सामने आ गए हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग शामिल हैं। तो जाहिद मुबश्शिर साहब, ठीक है, करूंगा कि ओके सर, उनको मैं समझाया इसी पॉइंट को ले चलता हूं जरा। थैंक यू। राज कादियान साहब की तरफ ले चलता हूं मैं इस पॉइंट को। राज कादियान साहब, जो बातें जाहिद मुबश्शिर साहब ने कही, सर वेरी गुड पॉइंट्स ओवर दिस। आई होप सो कि यू मस्ट एग्री ऑन दीज पॉइंट्स कि अभी भी हमें पीस को एक और चांस देना चाहिए, और ये भारतीय सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अमन से ही इस खत्ते की और दोनों ममालिक की खत्ते की खुशहाली है। पहले तो मुझे इजाजत दें, जो आपके यंग हैं जैदी साहब, जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आपका इज्जतदार चैनल है, आई विल नॉट डिसेंड टू दैट लेवल। सिर्फ इतना कहूंगा, जब आपके आर्गुमेंट में गहराई नहीं होती तो आप वॉल्यूम बढ़ाते हो। वी विल फिनिश एट दैट। मैं खुद मानता हूं, मैंने शुरू किया था कि दोनों देशों को बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका नजरिया सही नहीं है कि हम बराबरी से बात नहीं करना चाहते। आप मोदी की बात करते हो। मोदी तो 2.5 साल से हैं, मनमोहन साहब 10 साल रहे थे। जब भी बॉम्बे हुआ था, उस वक्त भी सांबा हुआ था, दीनानगर हुआ था। तो ये सवाल मोदी का नहीं है। मोदी अपने समझ से काम कर रहे हैं, मनमोहन जी अपने समझ से काम कर रहे थे, वो जरिया नहीं। दूसरा, चरण साहब ने कश्मीर की बात की, हमने कभी नहीं कहा बुरहान वानी। राज कादियान साहब, हाँ बोलिए। राज कादियान साहब, आई हैव टू स्टॉप इट ओवर सर। वेरी लास्ट कमेंट्स आई नीड टू, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। आपका जो पॉइंट आ गया, कमेंट आ गया, वेरी शॉर्ट कमेंट, जायद हामिद साहब, एंड देन आई हैव टू क्लोज द शो सर। वेरी शॉर्ट सर, इन 10 सेकंड सर।